बोर्ड रख देना। जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आप सभी को पता है हर एक रविवार अर्थात संडे करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी आक्रोश के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण जो हमारा इंडेक्स के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो हम कवर करेंगे और इस बार एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स का जो डर है वो खत्म करेंगे। तो दोस्तों उसके अंतर्गत आज है पहला लेक्चर। तो यदि मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंच रही है और प्रॉपर आपको जो डेटा है वो कहीं ना कहीं यहां पर विजिबल है तो एक बार आप सभी मुझे कमेंट करके बता देना और अपनी उपस्थिति सभी लोग जय हिंद के माध्यम से लगा दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा स्पेशल सीरीज यूट्यूब पे भी चल रही जिसमें बहुत सारे फैक्ट हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक डेटा जो हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखना ये जो करंट अफेयर्स है ना, इससे डरना मत, है ना। करंट अफेयर्स का जो लगाव है वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा कहीं ना कहीं फोकस करें तो ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। तो डरना नहीं है। और दूसरा, ये जो तैयारी है ये आपकी तैयारी अप्रैल में भी काम आने वाली है, क्योंकि 2024 के अंतर्गत जो आपका एग्जाम है ना तो उसमें भी तैयारी काम आएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखना ये जितना भी डेटा है, और खास तौर पे यदि मैं स्टैटिक की बात करूं तो वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं आज की जो स्लाइड है इसके अंतर्गत हमने टॉपिक जो कवर किया है उसका नाम है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। अर्थात हम आज मध्य प्रदेश, भारत और विश्व की जितनी भी स्पोर्ट्स खेल के महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो कवर करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा हर बार का नियम है कि एमपीपीएससी में यहां से क्वेश्चन भैया बनता ही बनता है। ये पॉसिबल है, संभावना कहीं ना कहीं 100% है ना, 100% कोई ना कहीं यहां संभावना बनेगी कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आप देख भी पा रहे हैं यहां पर जो हमने पर्टिकुलर यहां पर टॉपिक कवर किया है वो है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, है ना। अब कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर करंट अफेयर्स का वेटेज कितना एमपीपीएससी के एग्जाम में रहता है, तो 2 मिनट समझ लेना दोस्तों। यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे। यदि मैं उससे और पहले की बात करूं तो ये ट्रेंड आपका 10 से 12 नंबर का था। और हम पहले की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके 15 से 17 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, 15-17 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर हम ऑन एवरेज ही निकाल लेते हैं कि करीब हमारे 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और स्पोर्ट्स की बात करें इन सब से मिलाकर बनने वाले हैं। चलिए भैया तो शुभारंभ करें आज की क्लास का एक एनर्जी के साथ में। आप सभी लोग मुझे बता देना शुभारंभ किया जाए और हर एक वो फैक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों उस पर हम यहां पर नजर रखेंगे। और दूसरा, कॉपी और पेन आप सभी के आपके सामने होने चाहिए। जो मैं फैक्ट बताऊंगा और उस फैक्ट में जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा कि भैया इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से वो चीज बताऊंगा, तो उसको जरूर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। चलिए, हाँ, यहां पर जितना भी डेटा है वो हम हिंदी इंग्लिश में कवर करेंगे मनोज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां कवर करने जा रहे हैं वो है विश्व की प्रमुख खेल संस्थाएं। अर्थात हाँ, यूट्यूब में भी क्लासेस रहती है, वो मॉर्निंग डेली करंट अफेयर्स रहती है, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहला आप यहां पर पॉइंट देखेंगे हम क्या करने वाले हैं। शुरुआत में जितने भी विश्व की खेल संस्थाएं हैं, चाहे वो टेबल टेनिस की बात करें, लॉन टेनिस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, स्विमिंग कैटेगरी की बात करें, कबड्डी की बात करें, हर एक कैटेगरी में जितनी भी संस्थाएं आपकी हैं वो हम एक एक करके कवर करने जा रहे हैं। तो भैया अब बातों में बिल्कुल मत लगो और अब अपना जो फोकस है पूरी तरह से यहां पर समर्पित कर दो अपने आप को, क्योंकि क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। देखो, आप सभी को पता है जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत वाले पार्ट में यहां पर नाम भारतीय ओलंपिक समिति का आता है। आप सभी ने सुना होगा जब हम भारत की बात करते हैं तो क्या नाम आता है, भारतीय ओलंपिक।
समिति का। और भारतीय जब ओलंपिक की हम बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि यहां पर जो हेड में नाम आ रहा है वो है नाम यहां पर पीटी ऊषा का। आप सभी ने नाम सुना होगा। लेकिन जब मैं ओलंपिक की बात करता हूं तो ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। आप सभी को पता होगा लास्ट जो हमारा ओलंपिक था वो हमारा 2020 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आंसर है हमारा जापान। 2020 का आप एक्चुअल में ना बोलकर उसे 2021 भी बोल सकते हो, क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से उसे 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, वो 1 साल बढ़ गया था। ठीक है, वो हमारे 32वें नंबर के ओलंपिक थे जिसमें भारत 48 नंबर पे था। भारत कौन से नंबर पे था? तो भारत की रैंक थी 48। तो जब मैं ओलंपिक की बात करता हूं तो यदि ग्लोबल में वैश्विक बात करूं तो आपके जो ओलंपिक होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्षों में होते हैं, और उनका जो रेगुलेटर होता है दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नाम से जानते हैं। अब आपका जो एमपीपीएससी का एग्जाम है ना, यहां पर क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा 2 मिनट समझना। जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं चाहे वो स्पोर्ट्स के हो या फिर इंटरनेशनल नेशनल हो, यहां से आपसे या तो इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछेगा, मतलब या तो बोलेगा कि बताओ भैया इनकी स्थापना कब की गई, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। वैसे आपने देखा है एमपीपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं? तो वो क्वेश्चन हेडक्वार्टर से बन रहे हैं। क्या इस बात से आप सभी सहमत हैं? तो एक बार कमेंट करके बता देना। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, पीवाईक्यू लगाए हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल भली भांति अवगत होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हर बार आपसे हेडक्वार्टर से एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन यदि मैं इसको करंट के परिदृश्य से जोड़ूं, करंट अफेयर्स के परिदृश्य से जोड़ूं, तो आपने देखा होगा फिर आपका अध्यक्ष वाला पार्ट बन जाता है, यानी इसके चेयरमैन कौन है। और चेयरमैन भी यदि वो संस्था बहुत हाईलाइट है या भारत की है तो आपसे अध्यक्ष पूछता है। बिल्कुल सहमत हो इस बात से? तो हमारा फोकस यहां पर रहेगा कि हमें स्थापना भी कवर करना है, हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय है वो कवर करना है, और यदि कोई संस्था हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि भैया इसके चेयरमैन भी आप याद कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो आप याद रखना 23 जून 1894, अर्थात वो तारीख और वो वर्ष था 23 जून, और इसलिए हम 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। तो 23 जून आपका 1894 ये वो डेट थी जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको इसके एग्जाम में आपके पूछता है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय लुसाने है। दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बार बार ये कोशिश करना कि एग्जाम में हेडक्वार्टर जो है स्पेसिफिक वो याद करना, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि हमारे जो आंसर हैं वो या तो जिनेवा स्विट्जरलैंड लगा दे या हम वॉशिंगटन डीसी लगा दे, तो हर जगह जिनेवा नहीं है। बात समझ आ रही है? चलिए, अगला नाम आता है थॉमस बाक, जो कि वर्तमान में इसके कौन है? तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, 3 पॉइंट डिस्कस किए। 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ, इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है, और थॉमस जो बाक हैं ये कौन है इसके? ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए, कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं। 2020 ओलंपिक की बात कर रहा हूं, जो ओलंपिक खेल हुए 2020, ये कहां पर? तो आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान। ये लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपकमिंग इवेंट्स में भी क्वेश्चन आता है। कौन से नंबर का था? तो ये आपका दोस्तों 32वें नंबर का था, है ना? कौन से नंबर का था? तो ये 32वें नंबर का था। कहां पर हुआ? टोक्यो जापान में। दूसरा पॉइंट, ये जो टोक्यो जापान ओलंपिक हुए थे इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो भारत दोस्तों 48 नंबर पे था। भारत की रैंक क्या थी? तो भारत 48 नंबर पे था, जिसमें भारत का 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत पदक तालिका में 48वें नंबर पे था। यानी भारत के पास 1 स्वर्ण पदक मिला। आप सभी को पता है नाम किनका आता है? तो नाम यहां पर आता है नीरज चोपड़ा का है। मैं थोड़ा शॉर्ट में डेटा भी बताता जा रहा हूं।
ठीक है, तो यहां नाम किसका आया, तो नाम इधर हो गया दोस्तों नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अब दिक्कत क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना, यदि मैं आपसे बोलूं 2 सिल्वर मेडल जो आपके रजत पदक थे, ये था हमारा गोल्ड यानी स्वर्ण पदक, ये है आपका रजत, और फिर अगला नाम आता है यहां पर कांस्य पदक का। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि 2 रजत पदक कौन लेकर आए थे ओलंपिक में, तो फिर नाम क्या बताओगे? हाँ, हिंदी में लिख दिया सुनील। चलो, हाँ नीरज चोपड़ा तो गोल्ड वाले याद है, लेकिन मुझे बताओ दोस्तों, रैंक जो फर्स्ट आती है उसको तो सब याद रखते हैं, लेकिन जो आईएएस बना, एसडीएम बना, लेकिन उसकी रैंक भले 100 थी 200, क्या हमें वो पता है? इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। चलो फटाफट बताओ। अब मुझे बताना कि यदि मैं 2 रजत पदक की बात करूंगा तो फिर कौन लेकर आया? देखो बस यही दिक्कत। और एग्जाम में मान लो आपके रजत पदक या हम बात करें सिल्वर मेडल से क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करोगे? फटाफट आंसर देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं आया आंसर? फटाफट आंसर दो। हाँ, मीराबाई चानू। बजरंग पुनिया का नाम कांस्य पदक में रखना है, हमें यहां पर नहीं रखना है। बात समझ आ रही है? चलो, अब मैं यदि कांस्य पदक की बात करूं तो कांस्य पदक में किसका नाम आएगा? 4 आए थे, जिसमें एक तो भारतीय हॉकी टीम, जो भारतीय हॉकी टीम है वो लेकर आई थी। चलो, इसके अलावा किसका नाम आता है? तो अगला नाम आता है फिर पीवी सिंधु का। किनका नाम आता है? पीवी सिंधु का। अगला नाम आता है लवलीना बोरगोहेन का, आपने सुना होगा, ये एशियन गेम में ये ध्वजवाहक के तौर पे भी रही है। इसके अलावा किनका नाम आता है? तो फिर नाम आता है बजरंग पुनिया का। अब कुछ याद आ रहा है? अब कुछ याद आ रहा है भैया? याद आ रहा है? तो ये हमारे 4 थे जो कांस्य पदक लेकर आए थे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो हमारा ओलंपिक गेम 2024 होना है, ये कहां होना है? तो ये आपका होना है पेरिस। और पेरिस कहां पर है? पेरिस कहां पर? तो ये है फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस में, जहां पर ये 2024 के ओलंपिक गेम होंगे। याद रखोगे? चलो, अगले यदि डेटा की मैं बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा, ये मैं वो डेटा बता रहा हूं दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको हम कवर नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में किस बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। मैं आपको डिटेल में चीजें इसलिए बता रहा हूं, है ना, इसलिए कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर कवर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो अब मैं 2028 की बात करूं तो आंसर नहीं आया यहां पर। 2024 सभी ने फ्रांस तो दे दिया है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं 2028। तो यहां पर दोस्तों नाम आएगा लॉस एंजल्स का, और ये कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। कहां पर है? यूएसए। याद रहेगा? चलो, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो यहां पर आपको याद रखने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। पहले कहां हुए थे आप मुझे बताना। यदि मैं आपसे बोलता हूं पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था, तो पहले कहां हुए थे? एथेंस ग्रीस में 1896 में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों नाम आ रहा है हमारा फुटबॉल से। यदि आपके एग्जाम में बोलता है कि फुटबॉल का रेगुलेटर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन है, तो फुटबॉल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो रेगुलेटर है दोस्तों, उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है फीफा। क्या नाम है? फीफा। आपको पता होगा फीफा भी क्या करता है, हर 4 साल में अपना वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करता है। यानी जो फीफा का वर्ल्ड कप फुटबॉल का होता है, ये प्रत्येक 4 साल में होता है। और फीफा का 2022 का जो विश्व कप था वो कहां पर हुआ था दोस्तों? कतर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। तो जब मैं फुटबॉल की बात करता हूं तो फुटबॉल की जो संस्था है उसका नाम है फीफा, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि फीफा का हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस दोस्तों जुरिक में मिलेगा। और जुरिक कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। 1904 अर्थात सन 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहां पर 2 नाम आते हैं, एक तो अध्यक्ष का नाम आता है और दूसरा नाम यहां सेक्रेटरी जनरल का देखने को मिलता है। और सेक्रेटरी जो जनरल है, महासचिव है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी महिला को
फीफा का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, जिनका नाम है फातिमा समोरा। क्या नाम है? फातिमा समोरा। जबकि जियानी इन्फेंटिनो का जो नाम आता है, ये कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? सिलेक्टेड डेटा पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्जाम में आए, है ना, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो हाँ, बिल्कुल पूछूंगा मैं आपसे, है ना, इसलिए तो हम यहां पर हैं। चलो, फीफा वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ था ना दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ? तो इसका आयोजक देश कौन था? कतर। कौन था? कतर। अब मुझे बताओगे विजेता कौन था? फीफा विश्व कप, है ना, जो फीफा विश्व कप 2022 था, उसका विजेता टीम कौन रही? फटाफट आंसर। फीफा विश्व कप 2022 में विजेता टीम का नाम बताना है। हाँ, अर्जेंटीना ने किसको हराया था? अर्जेंटीना ने किसको हराया था? विजेता टीम का नाम। विनर कौन रहा? हराया किसको? ये तो बता दो भैया, हराया किसको है? अर्जेंटीना तो विजेता रहा। उप विजेता टीम कौन रही? रनर अप कौन रहा? चलिए आंसर देखो। 2018 का, तो 2018 का दोस्तों कहां पर हुआ था? रसिया में। मतलब जो फीफा विश्व कप था वो 2018 कहां पर हुआ था? रसिया में। अब फीफा के बारे में पूछता है तो याद रखना, फीफा का जो आयोजक देश था 2018, वो कौन था? रूस। और अगला जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा दोस्तों 2026 का, ये कहां पर होने जा रहा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, फटाफट बताना। तो 2026 का जो होने जा रहा है ना, यहां पर कनाडा है, कनाडा के साथ में मैक्सिको है, और मैक्सिको के साथ में यूएसए को भी यहां पर शामिल किया गया है, जो कि क्या करेगा? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, हम धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों, डेटा बहुत ज्यादा है तो कवर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्लियर है। बस इतना बता दो, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोट नहीं कर रहे हैं डेटा, उनको लग रहा है कि हमारी मेमोरी जो है वो सुपर कंप्यूटर जो एरावत है, भारत से नाम आ रहा है, और उससे भी ज्यादा आगे निकल गई है ना? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। और हर एक डेटा जो आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि हमारे नजर से, हमारे दृष्टिकोण से जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, हाँ स्लो ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, तो इतना फैक्ट याद रहेगा। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फीफा की बात करेंगे, 1904 में फीफा की दोस्तों क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका हेड ऑफिस है। क्लियर है भैया? क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नोट कर रहे हो? चलिए अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो नाम आ रहा है, ये तैराकी से आ रहा है ना? यानी यदि मैं स्विमिंग कैटेगरी की बात करता हूं, तो हमारे विश्व में यदि मैं आपकी तैराकी की बात करूंगा, तो उसका रेगुलेटर जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ। क्या नाम है? तो उसको हम इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम वर्ल्ड एक्वेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, यदि आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, तो ये आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन जो है ना, इसका लोगो दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? चलिए 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका भी जो हेड ऑफिस है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों यदि मैं जब तैराकी की बात करता हूं या मैं स्विमिंग की बात करता हूं, तो एक नाम आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, और वो नाम है माइकल फेलिप्स। क्या इनका नाम सुना है? क्या आप सभी ने नाम सुना है माइकल फेलिप्स का? देखो अभी हम केवल स्पोर्ट्स में इंस्टीट्यूट डिस्कस कर रहे हैं, अगला जो सेशन हमारा रहेगा वो स्पोर्ट्स का भी रहेगा।
तो माइकल फेलिप्स याद रखना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तैराकी में एक बहुत बेहतर नाम आपको देखने को मिलता है, और ये अमेरिका अर्थात यूएसए से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नो लिमिट्स। क्या नाम है? नो लिमिट्स। नाम सुना है माइकल फेलिप्स का? और आपको पता होना चाहिए इनके पास ओलंपिक कैटेगरी की मैं बात करूं तो 28 मेडल हैं इनके पास ओलंपिक में, तैराकी में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में बहुत अच्छा ये करते हैं। और लगभग इनके पास में 23 गोल्ड मेडल भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों बहुत नाम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। माइकल फेलिप्स कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कहां से? तो ये आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों यहां पर आईसीसी का। देखो 2 पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। जब मैं भारत की बात करता हूं तो भारत से नाम आता है बीसीसीआई का, यानी हम जब भारत में क्रिकेट रेगुलेटर की बात करेंगे तो नाम क्या है? बीसीसीआई का। लेकिन यदि मैं इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से क्रिकेट का रेगुलेटर कौन है? तो उस संस्था का नाम है आईसीसी। और मैं फिर से बता रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्सर आपके एग्जाम में या तो फीफा पूछा जाता है या फिर आईसीसी पूछा जाता है, या फिर मैं भारत की बात करूं तो भारत से बीसीसीआई, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आईसीसी था इसका गठन 1909 में हुआ था। फीफा कब हुआ? तो फीफा 1904 में बना। आईसीसी कब बना? 1909 में बना। बीसीसीआई कब बना? बीसीसीआई 1928 में बना। बार बार रिवाइज करो, बार बार चीजें समझो, है ना। बीसीसीआई 1928, है ना। आईसीसी 1909, फीफा 1904। फीफा कब बना? 1904 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। दुबई कहां पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और मैं आपसे बोल रहा हूं ना, जब क्लास लगा करे ना दोस्तों, याद रखना, तो पूरी तरह से समर्पित हो जाया करो क्लास में। सब चैट कहीं ना कहीं पूरा रख दो भैया, चैट करने से कोई मतलब नहीं, मोबाइल को रख दो साइड में। और बस जो मैं फैक्ट बता रहा हूं इसको नोट कर लो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। और यहां से 10 से 12 जब क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं ना, और फिर हमसे नहीं बनते, हम क्लास को प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, तो फिर तकलीफ आपसे ज्यादा मुझे होती है कि स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं। बात समझ आ रही है? इसलिए मोबाइल को रख दो साइड में, चैट कर दो ऑफ, और आप पूरी तरीके से लग जाओ क्लास में जो मैं डेटा आपको यहां पर करवा रहा हूं। ध्यान सुनना, ये मैं बात बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं दोस्तों, इसको नजरअंदाज मत करना, ठीक है। चलिए, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे डेटा हमें कवर भी करने, अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है और मध्य प्रदेश है। चलिए अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आईसीसी की। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर फिर से याद करो, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां है? तो फीफा का हेडक्वार्टर कहां है? जुरिक में है। जुरिक कहां? स्विट्जरलैंड। और भारत की बात करेंगे तो बीसीसीआई, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। बात समझ आ रही है? चलिए अगला दोस्तों नाम बात करें तो यहां पर चेयरमैन में नाम आ रहा है ग्रेग बार्कले का, ठीक है। तो जो ग्रेग बार्कले वर्तमान में कौन है? ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। जबकि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करता हूं तो यहां पर नाम जियोफ अलार्डिस का नाम देखने को मिलता है। अच्छा, आप सभी को पता है कि अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है, आईसीसी जो वर्ल्ड कप है वो कहां होने जा रहा है? तो वो भारत होने जा रहा है। इससे पहले यदि मैं बात करूं तो भारत कितनी बार आपका आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता रहा है, ये मैं चाहूंगा आप कमेंट करके मुझे बता दो। जिसमें एक तो जो वर्ष है वो आता है सन 1983 अर्थात 1983 का, यहां पर याद रखना। और दूसरा जो वर्ल्ड कप है वो हमारा भारत विजेता रहा था 2011 में। यानी भारत अभी तक 2 बार विजेता रहा। एक तो 1983 का नाम आया और दूसरा नाम 2011 का देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप था ये 2019 हुआ था लास्ट। कहां पर हुआ था ये बताओ, जितना पूछे वो जरूर बताया करो। जैसे मैं बोलूं ये कहां पर हुआ था और उसमें विजेता टीम कौन रहा। यानी जो वर्ल्ड कप 2019 हुआ था, आईसीसी विश्व कप 2019, उसमें विजेता टीम कौन रही थी, ये आंसर आप मुझे बताएंगे। हाँ, 1983, 2011 बिल्कुल सही आंसर आपने दिया हुआ है। चलिए, तो अब मुझे बताना जो क्रिकेट प्रेमी है, तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहां पर आयोजित हुआ था और विजेता टीम कौन रही। अब आंसर नहीं आएंगे।
हाँ, इंग्लैंड। किसको हराया इंग्लैंड ने? तो आयोजक कौन रहा? तो आयोजक भी यहां पर रहा दोस्तों इंग्लैंड। विजेता टीम कौन रही? तो विजेता टीम भी रही इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया? बताओ फटाफट। उपविजेता टीम कौन रही? उपविजेता टीम कौन रही? किसको हराया? रनर अप कौन था? वेरी गुड। हाँ, आप समझ में आ रहा है। अरे पाकिस्तान को जिता रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप ब्रजकिशोर। चलिए, हाँ यहां पर पाकिस्तान, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। अरे पाकिस्तान कहां से आंसर आ गया? हाँ, मैं चाहूंगा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, आप मुझे आंसर देना, लेकिन सटीक आंसर देना है ना। बिल्कुल आंसर दीजिए। जब तक मैं थोड़ा चाहता हूं आप जितना आंसर दे पाओ, जितने 10-12 देश बोलना चाह रहे हो बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगला यहां पर नाम आता है चेस से। यदि मैं चेस की बात करूंगा तो आपको भी पता है जो मैग्नस कार्लसन है वो अभी फिडे जो वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपको पता है चेस का जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, फिडे वर्ल्ड कप 2023 का, उसमें विजेता कौन रहा? तो नाम आता है मैग्नस कार्लसन का। नाम सुना है? किस देश से? कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनर तो रहे मैग्नस कार्लसन, लेकिन जो रनर अप रहे वो भले हार गए हों, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा नाम कर लिया, और वो मात्र 18 साल का लड़का है दोस्तों। क्या है उनका नाम? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाँ, यहां पर नाम आ रहा है आर या रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। नाम सुना है? आप सभी को पता है। तो यहां पर दोस्तों जो नाम है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर या रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक है। ये जो नाम दिख रहा है ना आपको, ये इसमें रनर अप रहे, लेकिन इन्होंने नाम बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ में बना लिया। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि बताइए अंतरराष्ट्रीय शतरंज शतरंज जो संघ है, या मैं चेस की बात करूं तो इसकी रेगुलेटर बॉडी कौन सी है, तो आप ये भैया याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है कि फिडे का संबंध किस खेल से है, तो फिडे का संबंध किससे है? चेस से। याद रहेगा। चलिए, ये कब बना? 1924 में, और इसका भी हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जबकि अर्कटी है ना, ड्यूको कोर्विच, ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, ये आपके इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें आपको हेडक्वार्टर पर फोकस ज्यादा करना है दोस्तों। एक्चुअल में क्या है ना, ये फ्रेंच वर्ड से बना है फिडे, जिसका ऑफिशियली जो फुल फॉर्म है वो आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एसिस है ना, एचएस है, लेकिन इसको जनरली हम फिडे को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हम एसोसिएशन या संस्था के नाम से जानते हैं, जबकि ऑफिशियली फ्रेंच में ये वर्ड हमारा इस तरीके से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े। तो अगला दोस्तों नाम आता है एथलेटिक्स से। अगला नाम किससे आता है? एथलेटिक्स से। तो एथलेटिक्स के अंतर्गत हमारे विश्व में वो कौन सी बॉडी है जो एथलेटिक्स की रेगुलेटर के तौर पे जानी जाती है? तो उसका नाम है IAAF, जिसको हम एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई है उसमें नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल लेकर आए थे? फिर हम आगे इसके पॉइंट पर चर्चा भी करेंगे। फटाफट आंसर देते जाइएगा, फटाफट आंसर समझना। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। कहां पर हुई? बूडापेस्ट में। कहां पर हुई? मैं थोड़ा चीजें रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिलेट से आपको डेटा याद रहेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे भी जाते हैं। तो इसमें याद रखना दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा है वो क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल। याद रहेगा। किससे संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा, भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। देखो डेटा ये बार बार जो लिखवा रहा हूं ना, इनको बार बार लिखते जाओ, समझते जाओ, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं।
और इनका जो थ्रो था वो था 88.17 मीटर। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया हुआ है। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों मोनाको में है। कहां पर है? फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 1912 में इसका गठन किया गया था। 1912 में ये बना था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1912 में इसका स्थापना हुई थी और नाम आता है सेबेस्टियन कोए का, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। चलिए अगला हमारा नाम आ रहा है दोस्तों रेसलिंग का, और रेसलिंग के संस्था के तौर पे जो संस्था हमारी काम करती है उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब यहां पर यदि मैं बात करूं, इसी को हम हिंदी में संयुक्त विश्व कुश्ती संघ के नाम से जानते हैं, जो कि रेसलिंग की कैटेगरी में संस्था काम करती है। और दोस्तों आप देख रहे हैं ना, मैक्सिमम जो संस्था है ना, उन सभी के हेडक्वार्टर आपको लुसाने में देखने को मिल रहे हैं। और लुसाने कहां पर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये 1912 में स्थापित हुआ और नाम आता है नेनाद लालोविक का नाम आता है। ठीक है, थोड़ा नाम हो सकता है आपको डिफरेंट देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं नाम दोस्तों जो हेड ऑफिस वाले हैं ना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका आपको लोगो भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को लोगो, है ना। ये मत सोचना संडे है तो सर नींद ले लें, संडे है तो सो जाएं, ऐसा मत करना, क्योंकि अब दोस्तों संडे भी छुटकारा नहीं है पढ़ाई से, संडे भी पढ़ना पड़ेगा हर 7 दिन 24/7। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगला हमारा टेनिस में नाम आता है, जिस संस्था का नाम है ITF के नाम से हम इसको जानते हैं, इंटरनेशनल टेनिस, है ना, फेडरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा आपको यहां पर डेट भी याद रखनी है, लेकिन आपको ईयर तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? ईयर भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम में कई बार ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले डेट ना आए, लेकिन डेट हाँ उस पर्टिकुलर संस्था की जरूर याद रखो जो आपको लग रहा है ना कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये सब जो मेहनत है ना, ये सिर्फ आपके लिए, आपकी सफलता के लिए है। तो जितना डेटा मैक्सिमम होगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ मिलेगा, बस शिद्दत से पढ़ना आपको है। ठीक है, उसमें लापरवाही नहीं करनी। ठीक है, चलिए तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ का नाम आता है, जो कि जिसका हेड ऑफिस लंदन में, कहां पर? लंदन, ब्रिटेन में, जबकि 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना? तो यहां पर 1913 में स्थापना की गई थी। मैंने अध्यक्ष इसलिए यहां पर काउंट किए हैं, क्योंकि अध्यक्ष इसलिए क्योंकि यदि हम बार बार उसको रिपीट करेंगे तो हो सकता है कभी रेयर यदि कोई ऐसे भी ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप एटलीस्ट उसको टिक कर पाओगे, है ना, समझकर टिक कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। इतना नोट कर लिया तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नोट कर लिया? चलिए दूसरे पॉइंट की दोस्तों हम बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम लॉन टेनिस की बात करते हैं तो इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसको हम यहां पर ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सभी ने सुना, सुने कि नहीं सुने? पहले आप मुझे बताना। एक नाम आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर नाम आता है फ्रेंच ओपन, अगला नाम आता है विंबलडन, और अगला जो लास्ट यहां पर नाम है वो है आपका US ओपन। सुने? तो जब मैं लॉन टेनिस की बात करता हूं तो लॉन टेनिस में आपको जनरली 4 टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन अब मैं इस फैक्ट में दोस्तों एक डेटा ऐड कर रहा हूं, वो है 2023 का, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रैंड स्लैम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलो, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मैं मेंस कैटेगरी की बात करूं या पुरुष एकल की बात करूं, तो पुरुष एकल में यहां पर आपको विजेता बताना है 2023 में कौन रहा। फटाफट बता दो। कई बार मैंने डेली करंट अफेयर्स में भी बताया है कि इन चार में तीन विजेता नोवाक जोकोविच और एक में नाम डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला आप बताना, बाकी मैं लिख रहा हूं, फटाफट बता दो। इतना तो मैं चाहूंगा, आप आंसर दे ही सकते हैं। ओके, हाँ, नोवाक जोकोविच तो नाम आ गए हैं। देखो, नोवाक जोकोविच बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, सर्बिया से हैं ये। इधर भी लिखो नोवाक, कहां से हैं? सर्बिया से। कहां से ये? सर्बिया से। लेकिन तीसरा नाम आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर है, वो है कार्लोस अल्कराज। वेरी गुड दोस्तों, कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। तो ये चारों आपको यहां पर याद रखने, याद रहेंगे क्या? याद रहेंगे। ओके दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है, मतलब ये हार्ड कोर्ट मैदान रहता है इसका। ये भी जो आपका यूएस ओपन है ये भी हार्ड कोर्ट में ही होता है। अच्छा, यदि मैं आपसे एग्जाम की दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछूं, इन चारों में वो कौन सा ओपन है जो ग्रास यानी घास के मैदान में होता है या ग्रास कोर्ट पर होता है, तो फिर आप आंसर क्या देंगे? मैं चाहूंगा आप इसका आंसर फटाफट मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। कंचन, एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं लॉन टेनिस की बात करता हूं तो लॉन टेनिस के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 4 टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और अमेरिकी ओपन है, ठीक है। तो उनके हम विजेता यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, यहां पर आंसर विंबलडन आ रहा है। विंबलडन जो है दोस्तों ये ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है, किसमें होता है? ग्रास कोर्ट में। जबकि क्ले की बात करें तो क्ले कोर्ट में आपको देखने को मिलता है फ्रेंच ओपन। डेटा याद रखना, ये केवल केवल रफली एक इंफॉर्मेशन है जो आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब जब महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का जरा थोड़ा डेटा देख लें, आपको कितना याद है। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में नाम किसका आएगा? मैं चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके दे दें, क्योंकि रिसेंटली तो आपको याद होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी कौन सा ओपन हुआ? यूएस ओपन। और जो रिसेंटली अभी यूएस ओपन हुआ उसमें नाम किसका जाएगा? कोको गॉफ का। किसका नाम जाएगा? कोको गॉफ। यदि आपको लगे मैं बाइलिंगुअल लिखता जाऊं तो वो भी बता देना। ये कहां से बिलोंग करती हैं? यूएसए से, ठीक है। कोको गॉफ का नाम आता है, ये रिसेंटली न्यूज रही तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब एक नाम आता है दोस्तों, आरेना सबालेंका। आरेना सबालेंका, ये विजेता किसमें रही? तो ये विजेता रही ऑस्ट्रेलियन ओपन में। कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये बेलारूस से बिलोंग करती है। मतलब कंट्री कौन सी है? तो बेलारूस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोवाक जोकोविच कहां से? तो ये है सर्बिया से। इनकी बुक का नाम क्या है? सर्व टू विन। इनकी बुक का नाम क्या है? सर्व टू विन। कार्लोस अल्कराज कहां से हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कोको गॉफ कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। बात समझ में आ रही है? ओके चलो, अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे फ्रेंच ओपन में महिला एकल विजेता का नाम बता सकते हैं? फटाफट आंसर दो। नहीं आया आंसर? नाम सुना है? ईगा स्वातिक। ये कहां से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। नाम सुना है? फटाफट बता देना, नाम सुना है इनका? ओके वेरी गुड। चलो, अब मैं चाहूंगा लास्ट वाला आंसर आप दे। मैं इसमें आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यदि विंबलडन ओपन में मैं महिला एकल की बात करूं तो फिर नाम क्या आएगा? फटाफट मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। बाकी हर एक डेटा मैंने आपको यहां पर बता दिया है।
हम केवल 2023 डिस्कस कर रहे हैं यस, है ना। वेरी गुड, आंसू ने यहां पर आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। नाम है मार्केटा वोद्रोसोवा, जो कहां से बिलोंग करती है, चेक रिपब्लिक से, चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों इतना जो डेटा है ये आप याद रखना, क्योंकि यहां से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अरे पढ़ना पड़ेगा भैया, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। वैसे ये फैक्ट मैं स्पोर्ट्स में भी कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि कुछ यदि डेटा इसमें ऐड करके हम आपको तक पहुंचा दें, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आज की क्लास तो कम से कम याद रखोगे कि हमने पढ़ा, सन ने पढ़ाया और एग्जाम में आ गया, नंबर हमारे पक्के हो गए। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं कि हाल ही में जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसमें पुरुष एकल या मेंस सिंगल कैटेगरी में कौन विजेता रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला डेटा दोस्तों, अगला नाम आता है हमारा हॉकी से। कहां से आता है, हॉकी से। अब क्वेश्चन ये है कि यदि मैं हॉकी की इंटरनेशनल बॉडी की बात करता हूं तो हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, हॉकी की अंतरराष्ट्रीय जो संस्था उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक डेटा बाइलिंगुअल आपके सामने, वो तो केवल फैक्ट थे, मैंने सिर्फ डिस्कस किए। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों यदि मैं हॉकी की बात करूंगा तो याद रखना नाम किसका आएगा, तो नाम आएगा FIH का। किसका नाम आएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, या इसी को हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जानते हैं। नोवाक जोकोविच की बुक का नाम है सर्व टू विन, किताब का नाम है सर्व टू विन। आपके एग्जाम में एथलीट की बुक्स भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। चलिए इसकी बात करें दोस्तों तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और 1924 अर्थात सन 1924 में याद रखना इस संस्था की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में नाम आता है तैयब इकराम, जो कि इसके कौन है, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है, अध्यक्ष है। आपको अभी पता होगा जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था ये किसने होस्ट किया था, भारत ने। नाम सुना है कलिंग स्टेडियम का, कहां पर है कलिंग स्टेडियम। अभी आपने सुना होगा, हाल ही में कल की न्यूज है, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में एक स्टेडियम का शिलान्यास भी किया है। क्या किया है, शिलान्यास। और आपने देखा होगा जो बनारस में स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, इसमें बहुत सारे क्रिकेटर जो है, ठीक है, उनको भी आमंत्रित किया गया था। और ये जो स्टेडियम रहेगा ये भगवान शिव, जो लॉर्ड शिव हैं, उन पर थीम बेस्ड रहेगा, जिसमें बहुत सारी चीजें थीम बेस्ड वहां पर प्लान्ड की गई है। आप सभी ने देखा होगा, कल कहीं ना कहीं न्यूज चर्चा में थी, बनारस में स्टेडियम बनने वाला है, लगभग 30,000 से ज्यादा कैपेसिटी वहां देखने को मिलेगी दर्शकों की। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहां जो कलिंग स्टेडियम है ये कहां पर है, तो याद रखना ये स्टेडियम दोस्तों आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं हॉकी के अंतर्गत तो याद रखना ये जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था इसमें विजेता कौन रहा। यदि विनर बोलता है विजेता कौन रहा, तो मैं चाहूंगा इसका आंसर तो भैया आप लोग फटाफट मुझे दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले फैक्ट की तरफ। ठीक है, तो विजेता कौन रहा ये आपको यहां पर कमेंट करके बताना, और ये फटाफट आंसर यहां पर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, तो यहां पर दोस्तों नाम आएगा जर्मनी का, जिसमें उप विजेता रहा बेल्जियम। चलिए इसका हेडक्वार्टर याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर बार बार याद रखना, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले फैक्ट की बात करें दोस्तों तो अगला नाम आ रहा है टेबल टेनिस से। तो यदि आपसे बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे
टेबल टेनिस का रेगुलेटर कौन है? तो टेबल टेनिस के रेगुलेटर के तौर पे हम संस्था को जानते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका हम शॉर्ट में ITTF के नाम से जानते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इसी को हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर एक फैक्ट, ये तो सबको पता है, लुसाने स्विट्जरलैंड का नाम आ गया, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा टेबल टेनिस की एक शख्सियत जिसका नाम है शरद कमल। क्या आपने इनका नाम सुना है? और ये क्यों चर्चा में है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो शरद कमल है ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन है? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया है। क्या आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? शरद कमल बता देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो क्या याद रखोगे? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। और इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। नहीं पढ़ा? चलिए, कई लोग बोल रहे हैं सर हमने जानकारी नहीं है शरद कमल के बारे में, तो याद रखना दोस्तों, इनको मेजर ध्यानचंद, हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये वही पुरस्कार है जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। मतलब ये सम्मान पहले राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के नाम से जाना जाता था। 1991 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था, अर्थात इसकी जो स्थापना है वो सन 1991 में की गई थी, और इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कितनी धनराशि? 25 लाख की धनराशि दी जाती है। पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। चलिए, लुसाने स्विट्जरलैंड और 1926 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, और नाम आ रहा है पेट्रा सोल्लिंग का, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट मुझे ये बता सकते हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार है ना, अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई, और अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? वेरी गुड मोहित, बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपने यहां पर दिया है। टेनिस के अंतर्गत लॉन टेनिस भी आ जाता है। लॉन टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, आगे बढ़े। चलिए, अगला नाम आता है दोस्तों बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन की जो बॉडी है उसका नाम है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, जिसको हम WBF के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर। तो जो बैडमिंटन अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। और कुआलालंपुर कहां पर है? तो याद रखना, ये मलेशिया में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप सभी ने यहां पर दिए हुए हैं, बिल्कुल 15,1961, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 अर्थात सन 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं भैया, ये कुआलालंपुर जरूर लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, कंचन सोनी सर, शरद कमल को कब दिया गया है पुरस्कार? इनको यह पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है, 2022, यानी रिसेंटली मैं बात करूं, जबकि इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है 2004 में। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। बैडमिंटन अथॉरिटी के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है वॉलीबॉल से। तो यदि मैं वॉलीबॉल की बात करता हूं, तो वॉलीबॉल की जो संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, उस संस्था का नाम है दोस्तों FIVB। क्या नाम है? FIVB। इसका यदि मैं पूरा नाम की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। शॉर्ट में हम इसको FIVB के नाम से जानते हैं। कब बना? 1947 में।
इसका भी हेड ऑफिस देखिएगा, तो इसका भी हेड ऑफिस दोस्तों लुसाने देखने को मिलता है। लुसाने कहां पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। मैं कई बार आपको ये डेटा बता रहा हूं कि लुसाने स्विट्जरलैंड का डेटा जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है, कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि कोई भी एथलीट है ना, कोई भी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में शामिल हो रहा है, या एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, या दूसरे भी कोई भी गेम क्यों ना हो, उसके अंतर्गत कई बार आपने देखा होगा एथलीट क्या करते हैं, कुछ ऐसी टैबलेट या कुछ ऐसे ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं जिससे उनकी जो क्षमता है वो आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कई बार ऐसा होता है उसकी वजह से वो मेडल लेकर आ जाते हैं, है ना। तो उसी को रोकने के लिए डोपिंग टेस्ट या डोपिंग जो संस्था है वो बनाई गई थी। और यहां पर दोस्तों याद रखना, यदि मैं विश्व की बात करता हूं तो विश्व की संस्था है जिसका नाम है वाडा, और भारत की बात करता हूं तो नाम है नाडा। ये क्या करते हैं, ये डोपिंग टेस्ट करते हैं। यदि कोई भी एथलीट है ना, कोई भी हो सकता है, भले ओलंपिक की बात करें, एशियन या कोई भी इंटरनेशनल लेवल का, या भारत का कोई भी टूर्नामेंट क्यों ना हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रग्स जो है प्रतिबंधित हैं उनका सेवन कर लिया जाता है या उनको इंजेक्ट कर लिया जाता है अपनी बॉडी में। तो उसको रोकने को लेकर दोस्तों याद रखना, एक संस्था है जो वैश्विक लेवल पे काम करती है, उसका नाम है वाडा, जिसको हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। और भारत की बात करते हैं तो उस संस्था का नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी का नाम आपने कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्टर के तौर पे सुना जरूर होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो वाडा है ना, ये 1999 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। अभी आपने सुना होगा बहुत सारे खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। देखो किन पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध किन पर लगाया गया है, समझना। उसमें दोस्तों आप सभी ने एक नाम सुना होगा, नाम आता है सिमोना हैलेप का। नाम सुना है, अभी ये शायद एक हफ्ते या 10 दिन पहले की न्यूज है। सिमोना हेलेप कौन है, ये लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। इन पर बैन लगा दिया गया क्योंकि ये भी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी। सभी ने नाम सुना होगा। चलिए, इसके अलावा यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत से वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी का नाम आता है जिनका नाम है संजीता चानू। इन पर भी डोपिंग टेस्ट पे पॉजिटिव पाई गई थी। नाम क्या है इनका, तो नाम है संजीता चानू। इसके पहले यदि मैं बात करूं तो दीपा कर्माकर का भी नाम आता है, जो कि जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। इन पर भी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा दुती चंद का नाम आता है, जैसा कि आप लोगों ने बताया, है ना, रेस एथलीट है ये, है ना। इनमें ये भी पॉजिटिव पाई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो बैन के अंतर्गत आपको यहां पर याद रखना है। आप सभी ने हो सकता है ये पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलत भी, आप मुझे बताओ, कोई भी खिलाड़ी कुछ ऐसे ड्रग्स का सेवन कर ले या कोई इंजेक्ट कर ले अपनी बॉडी में, और उससे वो उसका जो रेट है ना, ब्लड जो सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो मेडल लेकर आ जाए, गलत बात है कि नहीं है ना, गलत है ना। इसलिए संस्था बनाई गई है। ठीक है, चलिए, इसका जो हेड ऑफिस है वो मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल कहां पर है, तो ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। कहां पर है, तो ये कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। जबकि मैं अध्यक्ष की बात करूं तो नाम विटोल्ड वांका का नाम आता है, जो कि इस संस्था के अध्यक्ष हैं। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका हेड ऑफिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इसका लोगो देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ध्यान से देखना, ये इसका लोगो है। क्लियर भैया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, नोट कर रहे हो ना, प्रॉपर टाइम मिल रहा है ना, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही ना, आराम से कर रहे हो नोट डाउन। हाँ, पानी यानी पीते रहो, नाश्ता कर लो, पोहे वोहे खा लो। ठीक है, लेकिन क्लास में प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करो। अरे एक वो डेटा पढ़ो ना
जो एग्जाम में आए। बस इतना याद रखना दोस्तों, करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रहो, है ना। करंट अफेयर्स का डर मत रखो अपने अंदर कि सर डर है, हमें समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम है ना परेशान क्यों भैया। आज सोचो ना 1 बजे महामैराथन क्लास ले रहा हूं, 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स यूट्यूब में, 1 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक, जो भी 3-4 घंटे क्लास है ना, पूरा 6 महीने कवर करेंगे, है ना, यूट्यूब पे। तो बस कर रहे हैं ना आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ना आपको है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टैटिक फैक्ट है, करंट अफेयर्स में भी हम आएंगे ना, परेशान क्यों हो। चलिए आगे बढ़े, लिखने का सर टाइम देते जाइए। अरे इतनी समस्याएं जीवन में सर, वेबिनार है 11 बजे वो अटेंड करना है, सर करंट अफेयर्स 6 महीने क्लास है वो अटेंड करना है, सर सुबह से नाश्ता नहीं किया कैसे करें, सर सुबह से संडे है संडे भी क्लास लगा दी, काम सारे छोड़कर क्लास पढ़ने आ गए। बहुत जीवन में समस्याएं, लेकिन समस्याओं से तभी उभरोगे दोस्तों जब आपको जीवन में सफल हो जाओगे, नहीं तो ये काम जीवन भर लगे रहेंगे। अभी आपका उद्देश्य है पढ़ना, ठीक है। वेबिनार अटेंड करना है, बिल्कुल 11 बजे आप करिए, ये क्लास आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इंटरेक्शन लाइव का अलग ही होता है। बात समझ आ रही है ना। चलिए ओके, पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन विकल्प नहीं है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अरे विकास स्टैटिक भी पूछा जाता है ना, तभी तो सिलेबस में ऐड किया गया है इसको। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगली संस्था का नाम है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, ठीक है। क्या नाम है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब, 2004 में। और यदि मैं कबड्डी की बात करूं दोस्तों तो याद रखना इसका जो हेड ऑफिस है कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। जयपुर कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्लियर। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ या इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की बात करेंगे तो याद रखना है जयपुर और विनोद कुमार तिवारी। अब ये मत बोल देना कि सर ये नाम भी नहीं याद हो पाएगा, अरे ये नाम तो याद ही कर पाओगे, ठीक है ना। अब ये भी नाम भारतीय नहीं याद हो पाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लिखते जाओ, प्रॉपर लिखते जाओ जो मैंने फैक्ट आपको बताए हैं, और आप एमपीपीएससी का सिलेबस उठाकर देखना, और उस सिलेबस में आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहले ही मिलेगा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, है ना, खेल संस्थाएं जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों नाम आ रहा है हमारा बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के अंतर्गत। तो इसकी जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल, ठीक है। कॉन्फेडरेशन के नाम से इसको हम जानते हैं, कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में परिसंघ के नाम से भी जानते हैं। अब यदि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा तो एक नाम यहां पर आपको थोड़ा डिफरेंट मिल रहा है, जिसका नाम है पुली। और ये पुली कहां पर है, तो ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, और रिकार्डो फ्रैक्री ये कौन है, ये इसके अध्यक्ष हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीतम, संध्या, आंचल, किरण, कि कई बार आपने देखा होगा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा जाता है, कोई भी आपको गेम का या खेल का नाम दे देता है और फिर आपसे वो बोलता है कि बताओ भैया उस खेल के अंतर्गत उसमें नंबर ऑफ प्लेयर अर्थात खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, समझना। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बार बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी आपको गेम का नाम दे देता है और आपसे फिर बोलता है कि बताओ उसमें नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, पता है ना, आता है ना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े। तो देखो यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जरा इसको ध्यान से देख लेना, नजर कहां पर, बोर्ड पर। देखो जरा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी
गेम का नाम दे देगा, ठीक है, और फिर आपसे बोलेगा कि बताओ उसमें नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं। जरा फटाफट देखना। तो यहां पर दोस्तों, यहां मैंने पहला पॉइंट रखा है, वो नाम है बेसबॉल का। फिर नाम आता है रग्बी फुटबॉल। क्या नाम आता है? रग्बी फुटबॉल का। फिर आपका हॉकी है, हॉकी के साथ में आपका फुटबॉल है, और फुटबॉल के साथ में नाम है क्रिकेट का। किसका नाम है? क्रिकेट का। ये कई बार एग्जाम पूछा था कि बताइए हॉकी जो है, फुटबॉल है, या मैं बात करूं क्रिकेट, तो इसमें नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं। फटाफट देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो। अगला नाम आता है नेट बॉल का, फिर पोलो और वाटर पोलो, है ना। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है जो वाटर पोलो होता है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? फिर नाम आएगा वॉलीबॉल का। किसका नाम आएगा? वॉलीबॉल का। अगला नाम है वाटर पोलो। नेक्स्ट नाम आता है खो खो। अरे खो खो तो सभी ने बचपन में खेला होगा, खेला कि नहीं खेला? खो खो के कितने खिलाड़ी रहे, इंटरनेशनल खिलाड़ी इस क्लास में कितने हैं ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं, मुझे पर्टिकुलर इंटरनेशनल की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बड़ा खो खो खिलाड़ी समझते हैं, है ना। कोई है? नहीं है। अगला नाम आता है हमारा कबड्डी का। फिर टेनिस या टेबल टेनिस का नाम आता है। फिर बास्केटबॉल का नाम आता है। बास्केटबॉल के बाद में नाम आता है दोस्तों जिम्नास्टिक का। किसका नाम आता है? जिम्नास्टिक। देखो जरा सामने, नहीं इंटरनेशनल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं कि जनरली हम उनको बहुत, मतलब ऐसा कोई यहां पर स्टूडेंट है जो अपने आप को मानता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, ऐसा कोई भी नहीं इस क्लास में। जब अपने कॉलेज वॉलेज में खो खो, या मैं बात करूं वॉलीबॉल है, या हॉकी है, फुटबॉल है, कोई भी नहीं रहे। बॉक्सिंग खेला है, बहुत अच्छी बात है अखिलेश, क्या बात कर रहे हो। बॉक्सिंग नेशनल खेला आपने, आपको तो स्पोर्ट्स कोटा मिल जाएगा ना फिर। देखो चलो इधर सामने देखो बोर्ड पे। समझते हैं। तो बेसबॉल में दोस्तों कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। और खो खो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे तो रग्बी फुटबॉल में यहां पर 15 नंबर आता है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर कितने? 15 होते हैं। आगे यदि हम बात करें तो नेट बॉल में 7 खिलाड़ी मिलते हैं, जबकि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में आपको यहां 11 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपसे पोलो की बात करता है तो पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर 4 होते हैं, जबकि वाटर पोलो की हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्लेयर आपको 7 दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बात करें कबड्डी की, तो कबड्डी में भी नंबर ऑफ प्लेयर जो हैं ये 7 होंगे, जबकि बास्केटबॉल में 5 होते हैं, और जिम्नास्टिक में यहां पर 8 की कैटेगरी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों यहां पर अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है वो थी हमारे विश्व के अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाएं, जिन पर हमने चर्चा की है। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है और समझ पा रहे हो? अब समझ में आ रहा है कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्या अब मुझे बताओगे, क्या आप मुझे बताओगे अब चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हमें पढ़ना है और एग्जाम में कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ी थी विश्व की संस्थाएं जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैं, और अब हम भारत की जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लगे भैया पानी आनी पी लो, नाश्ता कर लो, लेकिन नाश्ता करने बाहर मत चले जाना कि दोस्त ने फोन किया भैया ठीक है, आपने बोला कि बिल्कुल मैं आता हूं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच गए बाहर। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़े। तो अब हम दोस्तों भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना पढ़ो ना कि घर वाले भी बोले ना बेटा इतना क्यों पढ़ रहा है ना, ये होना चाहिए कि घर वाले भी बोले ना, ये मजबूर हो जाए बोलने को कि कितना क्यों पढ़ रहा है तू। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि हम पढ़ने बैठते हैं
कई बार ऐसा होता है घर वाले भी कभी नहीं बोलते कि ज्यादा पढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं होता आपके साथ कि बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन इसके बाद भी कोई तारीफ नहीं करता। चलिए अगला दोस्तों, हमारा भारत से जो संस्था है ना उसका नाम है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं। मतलब यदि मैं क्रिकेट की बात करता हूं तो क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसका नाम आया, आईसीसी का नाम आया। लेकिन मैं भारत की बात करूंगा तो भारत से बीसीसीआई का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं ना, यहां पर हम पढ़ा रहे हैं बीसीसीआई, आप बोल रहे हो पोहा खाने चलो सब, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। घर वाले पूछ रहे हैं पोहा खा लो, अरे पोहा 12 बजे कौन खाता भैया, पोहा सीधे लंच करो। ठीक है, चलो तो अब मैं क्रिकेट की बात करूं, फिर से रिपीट करो, आईसीसी कब बना, फटाफट, आईसीसी कब बना, 1909 में, 1909 में। आईसीसी का हेड ऑफिस कहां पर, आईसीसी का हेड ऑफिस है दुबई में। दुबई कहां, यूएई में है। ठीक है, बीसीसीआई कहां पर, तो बीसीसीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में। बीसीसीआई कब बना, 1928, 1928। ठीक है, समझना। तो भारतीय जो क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत की गई। दूसरा पॉइंट, यदि आपके एग्जाम में बोलता है कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो भैया इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। और ये हमारे भारत का क्रिकेट रेगुलेटर के तौर पे काम करता है। दूसरा पॉइंट, यहां जो अध्यक्ष की बात करूंगा तो आपको याद रखना है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है रोजर बिन्नी, जिसको मैंने नीचे यहां पर ऐड किया गया है। आप नीचे इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, दिख रहा है सभी को, नीचे साइड में दिख रहा है कॉर्नर पे। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो नाम है इनका रोजर बिन्नी, जबकि राजीव शुक्ला इसके कौन है, ये उपाध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला कौन है, उपाध्यक्ष हैं। जबकि हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों जय शाह का नाम देखने को मिलता है, जो कौन है, सचिव है। अच्छा, मुंबई में स्टेडियम कौन सा है, यदि मैं आपसे बोलता हूं मुंबई में स्टेडियम कौन सा है तो फिर आंसर क्या होगा, मुंबई के स्टेडियम का नाम बता दो, फटाफट बता दो। मुंबई में कौन सा स्टेडियम स्थित है, फटाफट आंसर। चलिए आंसर आ रहा है मेरे पास, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। तो दोस्तों याद रखना, मुंबई में जो स्टेडियम है ना उसी के अंतर्गत आपको ये पर्टिकुलर हेड ऑफिस इसका देखने को मिलता है, नाम है वानखेड़े स्टेडियम। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला नाम आता है हॉकी से, और हॉकी में मैं भारत की बात करूं तो भारत में हॉकी की जो संस्था है उसका नाम है हॉकी इंडिया। मैंने यहां स्टैटिक भी कवर किया है और स्टैटिक के साथ साथ हमने यहां पर कवर किया है डेटा करंट अफेयर्स का भी रिलेट करके। दोस्तों 2009 अर्थात 2009 ये वो वर्ष था जब हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। जैसे मैंने बताया फेडरेशन, इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पे हॉकी इंडिया यहां पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पे। नाम आता है दोस्तों दिलीप तिर्की का। जो कि कौन है, तो ये आपके इसके अध्यक्ष हैं या फिर यहां पर प्रेसिडेंट के तौर पे हम जानेंगे। जबकि जो इसके सचिव हैं उनका नाम है भोलानाथ सिंह। क्या नाम है, भोलानाथ सिंह, जो हॉकी इंडिया के सचिव है। ये हॉकी इंडिया कौन है, सचिव है। लेकिन दिलीप तिर्की नाम ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट के परिदृश्य से हम बात करें तो फिर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो हॉकी टीम है ना हमारी भारत की, उसके मैन के कोच, यानी मैं यहां पर पुरुष की बात करूं तो पुरुष टीम के कोच कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों क्रेग फुलटन। और ये जो क्रेग फुलटन है ये साउथ अफ्रीका से हैं, जो कि भारतीय हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के कौन है,
ये कोच हैं। यदि मैं यहां पर महिला हॉकी टीम की बात करूंगा तो महिला हॉकी टीम से जो कोच का नाम है उनका नाम है जेनेके इसका नाम जेनेके इसका नाम, ये जो है ये कहां से है, ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हैं। ठीक है, तो आप एटलीस्ट इतना याद रखना कि यहां पर जब मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं या सेक्रेटरी की बात करता हूं, सचिव की बात करता हूं, तो ये दो नाम आपको यहां पर याद रखना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी तो मध्य प्रदेश भी पढ़ना है, नोट कर रहे हो? चलो नोट कर रहे हो, आगे बढ़े। चलिए तो मत जाना कि संडे है नींद ले रहे हो, पता चला पढ़ते पढ़ते सो गए। मनीषा बोल रही सर नाम सुन सुनकर चक्कर आने लगे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि याद कैसे होगा। हाँ, आज करंट अफेयर्स की क्लास है यूट्यूब पे 1 बजे से 5 बजे तक, है ना, 6 मंथ करंट अफेयर्स एमपीपीएससी स्पेशल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम आ रहा है भारतीय ओलंपिक संघ का। जैसे मैंने अभी आपको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बताया, तो वहां मैंने क्या बताया, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वहां पर नाम क्या आया था, थॉमस बाक का, याद है, थॉमस बाक का। लेकिन अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ का, जिसको हम इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकी वर्तमान अध्यक्ष है जिनका नाम है पीटी ऊषा, याद है? नहीं, क्लास तो 2 घंटे ही चलेगी, कोई भी कवर हमें यहां पर कहीं ना कहीं डेटा मिस नहीं करना है भैया। फ्यूचर का सवाल है, कैसी बातें कर रहे हो कि सर 11:30 तक ही ले लीजिए, फिर आराम करोगे क्या, सोगे क्या? भारतीय ओलंपिक संघ कब बना? 1927 में, 1927 में बना। ठीक है, क्लियर है? अब यहां अध्यक्ष की बात करेंगे तो नाम याद रखना, नाम है पीटी ऊषा। ये कौन है? तो ये यहां पर अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट की गई है। जबकि यदि मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करूंगा तो यहां पर नाम राजीव मेहता का आता है। किनका नाम आता है? तो यहां पर नाम राजीव मेहता का देखने को मिलता है। नहीं, हमारी चिंता मत करो, नाश्ते की अपनी करो, है ना। चलिए, हमें तो अभी 4-5 घंटे और भी क्लास लेनी है। चलिए अगले पॉइंट की दोस्तों यदि मैं बात करूं तो याद रखना, ये जो भारतीय ओलंपिक समिति है ना, भारतीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत, है ना, जितने भी यदि भारत में यदि कोई भी ऐसा एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स है, दूसरे टूर्नामेंट्स है, या मैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की बात करूं तो उसमें भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ना, उसका नाम है भारतीय ओलंपिक संघ। जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, पीटी ऊषा याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। चलिए अगला फैक्ट, अगला दोस्तों हमारा यहां पर नाम आ रहा है जिसका नाम है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसको हम एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या इसको हम शॉर्ट में AKFI के नाम से भी जानते हैं। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो कबड्डी हमारी प्रतियोगिता हुई थी ना, ये सबसे पहले 1952 में मद्रास चेन्नई में आयोजित की गई थी।
बुरा कुछ भी नहीं होता है ना, हम अच्छे हैं, सब्जेक्ट भी सारे अच्छे ही होते हैं। यदि हम पढ़ते नहीं है तो हमें वो सब्जेक्ट बुरा लगने लगता है, ठीक है। तो कबड्डी के अंतर्गत मैं बात करूं तो याद रखना इस संस्था का नाम है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों शतरंज से नाम से आता है। मैंने अभी आपको बताया अंतरराष्ट्रीय संस्था के तौर पे नाम किसका था, फिडे का। लेकिन यदि मैं भारत की बात करूंगा तो भारत से जो चेस में नाम आपको देखने को मिलता है मुख्यालय दिल्ली में ही है, ठीक है। यदि मैं बात करूं दोस्तों शतरंज में भारत के अंतर्गत तो नाम है इसका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना सन 1951 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश भी आएगा तो और अच्छा लगेगा, मध्य प्रदेश आएगा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जिसको हम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी और ये हमारे भारत का जो शतरंज के जितने भी टूर्नामेंट हैं, जो भी आपके अलग अलग प्रोग्राम हैं, उन सभी का रेगुलेटर के तौर पे इसको जाना जाता है और संजय कपूर का नाम आता है जो कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। यूनिट 8 के अंतर्गत यदि मैं यूनिट 8 की बात करूंगा ना, उसमें करंट अफेयर्स आपका शामिल किया गया है। अब जनरली क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है ना, ये पहले कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर और कम हुआ, फिर बीच में मॉडरेट लेवल पे पहुंचा, लेकिन हमें पढ़ना सब होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला नाम आता है हमारा बैडमिंटन से, और बैडमिंटन से भारत की बात कर रहे हैं तो उस संस्था का नाम है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यदि मैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करूंगा, इसको हम भारतीय बैडमिंटन संघ के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो भारतीय बैडमिंटन संघ है, ये कहीं ना कहीं बैडमिंटन की हमारे भारत की एक अथॉरिटी या रेगुलेटर बॉडी के तौर पे देखने को मिलता है। इसकी स्थापना सन 1934 में की गई थी। मतलब यदि मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई, सन 1934 में, और इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। ये नाम हो सकता है आपने बार बार कहीं सुना भी होगा। तो यदि मैं भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करूं या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो हेमंत बिस्व शर्मा ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, या हम इनको यहां पर प्रेसिडेंट के नाम से जान सकते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यानी हम भारत की बात करेंगे तो ये नाम आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्लियर हो रही है बातें? देखो बार बार वो डेटा लिखते जाओ, डिस्कस करो, है ना, चीजें बार बार रिवाइज करो, तो ही आपको ये डेटा याद हो पाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला नाम दोस्तों आ रहा है यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। जैसे मैंने बताया यदि मैं विश्व की बात करता हूं तो वर्ल्ड में हमारा नाम आता है फुटबॉल के अंतर्गत हमारा फीफा का। लेकिन यदि मैं भारत की बात करूंगा तो भारत से यहां पर नाम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का देखने को मिलता है। जैसे फीफा है ना, विश्व की बॉडी हो गई, वैसे हम भारत की बात करें तो भारत से हमारा नाम AIFF का मिलता है, जिसको हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले ये भारत में एसोसिएशन फुटबॉल के लिए यहां पर नाम इसका देखने को मिलता है पहले यहां पर, फिर बाद में इसका नाम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रख दिया जाता है। कोई भी ब्रेक नहीं होगा, क्लासेस लगातार रहेंगी। 2 घंटे में दोस्तों थक जाते हो, है ना। आप सोचो ना कैसे काम कर पाओगे आगे, मेंस आंसर राइटिंग कैसे कर पाओगे। हाथ दर्द होने लगते हैं, है ना, हाथ दर्द होने लगते हैं ना, उनसे पूछो जो उन्होंने मेंस लिखा है ना, क्या समस्या होती है। तो अभी से हैबिट चीजों की आपको डालना पड़ेगा। संडे मंडे टू सैटरडे हर एक डेटा में आपको दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के साथ कोई भी समझौता नहीं,
कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी सब लोग थोड़ा चिंता करें और ब्रेकफास्ट अच्छे से कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए क्लास छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे हम अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब यदि आप यहां मेरे साथ में राइट हैंड साइड पे देखें, ठीक है, क्या देख रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों एक नाम है जिनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है? कल्याण चौबे। मैं कभी भी क्लास में गैप नहीं करता है ना, चाहे मंडे टू सैटरडे, चाहे आपकी डेली करंट अफेयर्स क्लास हो, तबीयत भी कितनी खराब हो या बारिश का भी कितना मौसम हो, लेकिन मैं आपके सपनों के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है एक दिन की क्लास में मेरा गैप तो कहीं ना कहीं उससे 3-4 हजार जो स्टूडेंट हैं वो प्रभावित होंगे। बात समझ आ रही है? चलिए, तो यहां पर दोस्तों यदि मैं बात करूं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसको हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो नाम आएगा कल्याण चौबे का। ये जितना भी डेटा हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप जितना पढ़ पाओ, जितना समझ पाओ उतना समझ लो। इसके बाद में जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके रह गए हैं उसको आप समझ लेना। मैं डेली टेलीग्राम में भी बहुत सारे एमसीक्यू क्विज भी शेयर कर देता हूं, आप जो जुड़े होंगे उनको इसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। चलिए अगला नाम आता है दोस्तों, यहां पर नाम है, वो नाम है साजी प्रभाकरण। क्या नाम है? साजी प्रभाकरण। तो ये जो नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है साजी प्रभाकरण का, तो ये कौन है? तो यहां पर ये सचिव के तौर पे देखे जा रहे हैं, जिनका नाम है, ये सेक्रेटरी जनरल है। नाम क्या है? साजी प्रभाकरण। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़े। अगला नाम दोस्तों यहां पर आ रहा है टेनिस से, और यदि मैं टेनिस से बात करेंगे तो टेनिस से यहां पर नाम आएगा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से, ठीक है। ओके, समझना। तो यदि मैं यहां पर दोस्तों पॉइंट की बात करूंगा तो नाम आ रहा है हमारा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। दोस्तों ये जो अखिल भारतीय टेनिस संघ है, ये भारत की ऑफिशियली बॉडी है जो टेनिस को ऑर्गेनाइज करती है या उसके रेगुलेटर बॉडी के तौर पे जानी जाती है। इसका जो हेड ऑफिस है ये आर के खन्ना जो आपका टेनिस कॉम्प्लेक्स है जो कि दिल्ली में है, वहां पर देखने को मिलता है। और यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस दौर में 1920 में इसकी स्थापना लाहौर में कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें यहां पर जो अध्यक्ष की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों अनिल जैन। मैं तो लिख दे रहा हूं नाम है इनका अनिल जैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नहीं, मैं सारे नोटिफिकेशन ऑन करके रखता हूं टेलीग्राम में। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा नाम आ रहा है दोस्तों, ये बॉक्सिंग से नाम आ रहा है, और यदि मैं भारत की अथॉरिटी की बात करूंगा तो उसका नाम है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे भारत में जो बॉक्सिंग की अथॉरिटी है, जो रेगुलेशन बॉडी है, उसका नाम क्या है? तो उसको हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो आप यहां पर राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। और अजय सिंह कौन है? तो अजय सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। जबकि मैं सचिव की बात करता हूं तो यहां पर नाम आता है हेमंत कलिंता।
जो कि इसके कौन है, ये सेक्रेटरी जनरल या फिर सचिव के तौर पे जानते हैं, या सचिव के तौर पे इनको जाना जाता है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस दोस्तों आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली क्या है, आपकी जो एग्जाम है ना, उसके एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो वो हेडक्वार्टर से या अंतरराष्ट्रीय कोई बॉडी है तो वहां से उनकी स्थापना भी पूछी जाती है। ठीक है, हाँ, इस क्लास के बाद हम टेलीग्राम लाइव सेशन भी रखेंगे, बिल्कुल आपसे रूबरू होंगे, आपकी जो तकलीफ है, समस्याएं, उनको भी समझा जाएगा। चलिए आगे हम बात करें दोस्तों, तो अगला नाम आ रहा है, शायद आप सभी ने सुना होगा इसका नाम। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नाम सुना है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, क्या आप सभी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना है? यानी इसको हम साई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मतलब जनरली है कि भारत में दोस्तों आपने देखा होगा, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, हॉकी की बात करें, या बड़ी बड़े जो गेम हो रहे हैं ना, तो उनके प्रायोजक के तौर पे, स्पॉन्सर के तौर पे, रेगुलेटर के तौर पे हम एक बॉडी को जानते हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, इसकी जो स्थापना है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और इसकी स्थापना सन 1984 में की गई थी। मतलब ये कब बना, तो आंसर हो जाएगा 1984। इसके अंतर्गत दोस्तों इसके कई रीजनल सेंटर भी हैं, और इस रीजनल सेंटर में बेंगलुरु का नाम आता है, बेंगलुरु के साथ में गांधीनगर है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, इम्फाल है, गुवाहाटी है, भोपाल है, और इसके अलावा मुंबई, लखनऊ और सोनीपत भी इसके क्षेत्रीय केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ नाम। इसके अलावा इसके दो अलग अलग यहां पर एजुकेशनल सेंटर भी हैं जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम आता है पटियाला का, और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम का भी नाम देखने को मिलता है, जो कि केरल में देखने को मिलता है। ये इसका शैक्षणिक केंद्र या फिर एजुकेशनल सेंटर के तौर पे जाना जाता है। क्लियर भैया? नोट करो फटाफट, यहां से इसकी स्थापना पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, मुझे उम्मीद है इतना समय पर्याप्त था लिखने के लिए। अगला दोस्तों नाम आता है भारत की अथॉरिटी जो डोपिंग टेस्ट के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका नाम है नाडा। मैंने आपको क्या बताया, एक नाम आया वाडा का और दूसरा नाम आ रहा है नाडा का। ठीक है, और जब हम नाडा की बात करते हैं तो मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी बने हुए हैं। ये आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, ये किसका है, तो ये नाडा का आपको लोगो भी दिख रहा है, आप यदि इसको ध्यान से देख पाए। दिख रहा है भैया? दिख रहा है। चलो दूसरे पॉइंट की बात करें, इसकी जो स्थापना है ये 2005 में की गई थी, और इसका मुख्यालय, ये भारत की कैपिटल जो है ना नई दिल्ली, यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। नाडा की हम बात करें उसके अंतर्गत। चलो, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि जब मैं नाडा की बात करता हूं तो नाडा के अंतर्गत हमारे भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हमारे भारत के जो खेल मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? भारत के खेल मंत्री कौन है ना, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंतर्गत हम बात करें, यूथ अफेयर्स की बात करें, तो फिर किनका नाम देखने को मिलता है? फटाफट कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बताएंगे। चलिए अगले दोस्तों पॉइंट की बात करें तो फिर हमारा अगली संस्था का नाम है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नाम से जानते हैं।
चलिए फटाफट आंसर देते जाओ। आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है, अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है, और सभी लोगों ने यहाँ एक साथ आंसर अनुराग ठाकुर दिया हुआ है। वेरी गुड भैया, है ना, प्राउड ऑफ यू। चलिए अगला दोस्तों संस्था का नाम है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, या इसको, अरे यहां पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं अमित शाह है भैया, गृह अमित शाह खेल मंत्री भी हैं। चलो ठीक है, यहां पर हम बात करें तो 1951 में इस संस्था को बनाया गया था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और कलिकेश सिंह यादव ये इस संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, या फिर इसके प्रेसिडेंट बोल सकते हो, या फिर हेड के नाम से इनको हम संबोधित कर सकते हैं। और ये इसका आप लोगो यहां पर देख पा रहे हैं, लोगो दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो ये लोगो है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगले पॉइंट में अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं 1 मिनट का ब्रेक दे दे रहा हूं आप सभी को, आप सभी लोग पानी ने अच्छे से पी लें। इसके बाद में फिर हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं 1 मिनट के ब्रेक के साथ, है ना, 1 मिनट के अंतराल के बाद। नहीं जा कहीं रहे हैं, यहीं आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया है, जितने अपने आप को आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है। जब तक आप सभी लोग बता दो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब समझ में आ रहा है करंट अफेयर्स क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। और आप लोगों की तारीफ हम ये तो करना चाहेंगे बिल्कुल, कि मतलब आप लोग इतने डेडिकेटेड है ना पढ़ाई को लेकर, कि सोचिए मंडे से सैटरडे क्लासेस पढ़ते हो, मॉर्निंग पढ़ते हो, इवनिंग पढ़ते हो, इसके बाद संडे भी क्लासेस पढ़ रहे हो, इसके बाद स्पेशल जो यूट्यूब में क्लासेस रहती है वो भी पढ़ रहे हो, है ना। इसके अलावा जो आपको एडिशनल डेटा मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, ठीक है, पीपीटी मिल रही है, वो भी पढ़ रहे हो, है ना। मतलब इतना डेडिकेशन मुझे तो कभी बैच में, किसी बैच में नहीं मिला जितना आप लोग सक्षम सक्षम 2.0 3.0 आक्रोश वाले बच्चे हैं। मतलब तारीफ देखो मैंने जनरली की नहीं, लेकिन आज इतना तो बनता है आप सभी के लिए कि डेडिकेशन है। बस इस डेडिकेशन को दोस्तों, कहीं ना कहीं सफलता आपको उस डेडिकेशन से मिल जाए ना, तो बस मेहनत आपकी और मेरी जो है वो सार्थक हो गई। बात समझ आ रही है? चलिए तो बस थोड़ा इतना है कि बस मेहनत के साथ में चीजें पढ़ते जाओ, समझते जाओ, हर चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तकलीफ नहीं पालना कोई भी, तकलीफ जीवन में कुछ भी नहीं होती कि सर हमें तकलीफ है, हम परेशान हैं, चिंता बहुत है। अरे काहे की चिंता है भैया, काहे की चिंता है, मुझे बताओ। कोई चिंता नहीं होती, है ना। हम अपने आप को कहीं ना कहीं उस हिसाब से ढाल लेते हैं, चीजें हम सोचने लगते हैं, तो सोचना हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो टारगेट हमें करना है, कंप्लीट करना है, बस उसको लेकर बस इतना याद रखना। जब कोई भी टास्क एक दिन का आपको मिले, मैं आपको बहुत अच्छी तरकीब बता रहा हूं, ठीक है। जो टास्क आपको मिलता है या जो टास्क आप एक दिन के हिसाब से अपने पास रख लेते हो ना, कि आज इस एक दिन में आपने क्या पढ़ा, या जब सुबह आप उठे तो आपने वो जो टारगेट अपना रखा है एक दिन का 24 घंटे का, वो आप कितना अचीव कर पाए। तो दोस्तों जब आप सोने जाओ तो सोने से पहले ये चीज अपने आप को एनालिसिस करो कि आज पूरे दिन में जो मेरी दिनचर्या थी, जो पढ़ाई का शेड्यूल था, जो मैंने अपना शेड्यूल बनाकर रखा था, क्या वो फॉलो किया मैंने या फिर नहीं किया। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, जब आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले यह भी एनालिसिस करो
कि आज मैंने जो टारगेट थे, एमसीक्यू थे, पीवाईक्यू थे, क्या वो मैंने कंप्लीट करा लिए? और जब तक वो कंप्लीट ना हो तो याद रखना आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए, भले उसके लिए आपको रात के 2 बज जाएं, 3 बज जाएं। बात समझ आ रही है? अब यदि इसके बाद भी वो स्टूडेंट जो सो गए, उनके टारगेट पूरे नहीं हुए, टास्क पूरे नहीं हुए और वो सो गए, तो उनके लिए तो भैया हम लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए, अब उनके लिए हम क्या बोलें, है ना। लेकिन बाकी कहीं ना कहीं इस हिसाब से पढ़ोगे ना तो डेली के आपके टास्क और टारगेट भी पूरे होंगे और आप चीजें बेहतर भी कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, आपकी सभी की मिठाई का हमें इंतजार है, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं के बारे में डिस्कस करें। चलिए तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, और अब जो दोस्तों मध्य प्रदेश का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे उनका समय हुआ समाप्त। जरा 2 मिनट इधर देख लो। तो पहला यहां पर नाम आ रहा है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। आपको मैंने क्लास में भी बताया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट म्यूजियम बनना है और ये बनने जा रहा है कहां पर? तो ये आपको इंदौर में देखने को मिलने वाला है। कहां पर? होलकर स्टेडियम इंदौर, जहां पर बहुत सारे खिलाड़ियों के जो सामान हैं, कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप में बहुत यूनिक हैं, वहां पर उनको संरक्षित करा जाएगा, वहां पर उनको रखा जाएगा, ठीक है। नहीं, तारीफ नहीं है ये कोई कि केवल मैं आपका जो डेडिकेशन उसके बारे में किया है। तारीफ तो मैं उस दिन करूंगा जिस दिन रिजल्ट में आप लोग सफल हो पाएंगे, उसके पहले बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए तो मध्य प्रदेश जब हम क्रिकेट एसोसिएशन की बात करते हैं तो 2 मिनट जरा समझ लेना। जैसे कि मैंने बताया था ना कि म्यूजियम में हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट म्यूजियम है वो इंदौर में बनने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की, तो वो तारीख और वर्ष था 1941 का, अर्थात सन 1941 का, जब महाराजा यशवंत राव ने कर्नल सीके नायडू, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, इनके नाम पर ट्रॉफी भी दी जाती है, इनके साथ मिलकर फिलहाल मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यह स्थापना दोस्तों 1941 अर्थात 1941 में की गई थी, ठीक है। बाद में इसी का नाम क्या रख दिया गया? तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन से इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रख दिया गया। क्लियर हो रही बात? तो यह स्थापना 1941 के तौर पे यहां पर देखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों यहां पर जो पॉइंट की हम बात करेंगे, तो ये आपको इसका लोगो दिख रहा है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। ये आप कभी होलकर स्टेडियम गए होंगे तो होलकर स्टेडियम के अंतर्गत आपने एक पॉइंट ये भी देखा होगा दोस्तों, जब आप स्टेडियम जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है एमपीसीए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, या एमपीसीए स्टेडियम के तौर पे जाना जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, पर बाद में 1956 में इसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पे स्थित किया गया, स्थापित किया गया, और इसका मुख्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? इंदौर में। और मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो डेटा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, हम केवल वो कवर करेंगे, हर एक वो फैक्ट डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा वो फैक्ट जो हमारे काम के नहीं है वो हमें यहां पर नहीं पढ़ना है। बात समझ आ रही है? तो इसका हेड ऑफिस कहां पर? इंदौर। तो दोस्तों फिर समझना, 1941 अर्थात 1941 में ये बना क्या? तो 1941 में कहलाया ये होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पे इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में 1956 में हमने इसको किस नाम से जाना? तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। मुख्यालय, हेड ऑफिस कहां पर? तो हेड ऑफिस इसका आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। चलिए अगला नाम आता है यहां पर मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में जो मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं हैं, उस खेल संस्थाओं के अंतर्गत हेड ऑफिस ही पूछे जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश की जो खेल संस्था है वहां से क्वेश्चन क्या आएगा? तो वहां से उनका हेड ऑफिस आता है, या ये बोलता है कि वो जो संस्था है, वो जो खेल संस्था है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो क्या याद रखोगे? मैक्सिमम आपको मध्य प्रदेश में डेटा मुख्यालय का ही याद रखना है। तो मध्य प्रदेश जो बैडमिंटन एसोसिएशन है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस आपको जबलपुर में देखने को मिलता है, जबकि 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन कहां पर? तो फिर से रिपीट करो, बार बार नाम लिखो, जबलपुर जबलपुर जबलपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहां पर? आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो अगला नाम आ रहा है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का। किसका नाम आ रहा है? तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के बाद में अगला नाम है हमारा टेबल टेनिस एसोसिएशन। और मैं फिर से बताना चाहूंगा इसकी भी दोस्तों जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय भी आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप बार बार रिपीट वाले कमेंट करेंगे, बार बार अनावश्यक कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। यहां पर नाम क्या मिलेंगे? जबलपुर का नाम देखने को मिलेगा। आप जबलपुर से हैं, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में स्थापित किया गया था, यानी जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो आंसर होगा दोस्तों याद रखना 1957। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश क्रीडा परिषद, जिसको हम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहां पर कुछ पॉइंट की बात करूं, पहले आराम से आप लिखते जाओ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बस फैक्ट में आपको हेड ऑफिस याद करने की आवश्यकता है। जो हेड ऑफिस है ना उनको थोड़ा याद करो दोस्तों। महत्वपूर्ण में यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो ये इंपॉर्टेंट आपका स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जो कि 1960 में स्थापित किया गया था। क्या कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। 2011 में इसके बाद में इसका नाम जो है वो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के तौर पे जाना गया। यानी अब मैं बात करूं तो अब हम इसको मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी। पहले ये क्या था? स्पोर्ट्स काउंसिल था, फिर बाद में ये अथॉरिटी बन जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जब बात करेंगे हम, चाहे भोपाल की बात करें, जबलपुर है, सागर है, ग्वालियर है, इंदौर है, उज्जैन, यहां पर इसके प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी देखने को मिलेंगे। मतलब इसके जो ट्रेनिंग सेंटर है मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंतर्गत, ये आपको भोपाल में भी मिलते हैं, जबलपुर में मिलता है, सागर है, ग्वालियर है, इंदौर है और उज्जैन है। ठीक है, ओके। तो इसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल। फिर बाद में इसको किस नाम जाना गया? तो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला दोस्तों नाम है मध्य प्रदेश खेल संचालनालय। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं बात करूंगा तो इसको मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको डायरेक्टर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, रिपीट कमेंट मत करो, जो बार बार वही अनावश्यक है उनको आप रिपीट ना लिखें। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में ये बनाया गया था, और ये हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी खेल हैं, या मैं जिनकी बात करूं जितने भी स्पोर्ट्स हमारे मध्य प्रदेश में, उनको ये कंट्रोल करता है, उनको ऑपरेट करता है, जिसको हम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपको भोपाल में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? तो इसका जो हेड ऑफिस है भोपाल। इसके आपको चेयरमैन नहीं याद करने, चेयरमैन केवल और केवल इंटरनेशनल और नेशनल तौर पे ही पढ़ने हैं। ठीक है, हेड ऑफिस कहां पर? भोपाल में। और ये स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका नाम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट। अब इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो खेल गतिविधियां हैं उनका जो विकास हो पाए, प्रचार प्रसार हो पाए, उसको लेकर दोस्तों ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975 में, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अगला नाम आता है मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी, है ना? क्या नाम आता है? मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी। याद रखना दोस्तों, यदि मैं मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी की बात करता हूं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। कहां पर है? तो ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कब बना? 2006 में। कब बना? 2006 में। और इसके अंतर्गत महिलाओं को हॉकी के जो सम्मान है वो मिल पाए और हॉकी के अंतर्गत प्रशिक्षण मिल पाए, ये दोस्तों ये एकेडमी काम करती है। नाम है इसका मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके हेड ऑफिस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि हेड ऑफिस एग्जाम में मैक्सिमम आपके पूछे जाएंगे। अगला नाम आता है दोस्तों राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण संचालनालय। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूंगा तो इसको हम स्टेट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं।
और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरली आपको याद रखना है कि इनके जो नाम है या फिर हेड ऑफिस है वो कहां पर है। दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में खेलकूद को लेकर, या मैं बात करूं युवाओं को थोड़ा प्रमोशन मिल पाए उसको लेकर, दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी। यहां से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी जो मैंने यहां पर पॉइंट बताया मध्य प्रदेश हॉकी का और ये मध्य प्रदेश खेल संचालय का, ठीक है। चलिए यहां पर भी नाम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो यहां पर दोस्तों 1975 का नाम आ रहा है। फिर इसको 1981 में इसका जो नाम है वो बदलकर खेल एवं कल्याण विभाग रख दिया गया था। किस नाम से जाना गया, तो फिर इसको बाद में खेल एवं कल्याण विभाग के नाम से जाना गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ 1 बजे महामैराथन भी क्लास है, बिल्कुल है। बस इसमें फैक्चुअल जो डेटा है ना उनको याद करने की कोशिश करो। अगला नाम आता है दोस्तों युवा मंडल या युवक मंडल, जिसको हम यूथ ग्रुप के नाम से जानते हैं। यूथ ग्रुप का मतलब यह है कि ऐसे इलाके जहां पर युवाओं को या फिर खेल को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, तो उस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए दोस्तों युवक मंडल यहां पर स्थापित किया गया था, जो 1983-84 से ग्रामीण इलाके या फिर ऐसे इलाके जहां पर युवा गतिविधियां जो हो रही हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा, तो उसके लेकर दोस्तों युवक मंडल का गठन मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1983-84 में, ठीक है। आगे बढ़े भैया। अब थोड़ा हाईलाइट डिस्कस कर लें एग्जाम की ओरिएंटेड डेटा मध्य प्रदेश वाला। देखो अब हम थोड़ा कुछ फैक्चुअल डेटा पढ़ रहे हैं, जितनी भी मध्य प्रदेश में संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तैयार हो तो फटाफट बता देना। तैयार, मध्य प्रदेश की जितनी भी संस्थाएं उनका रिवीजन कर लें। मध्य प्रदेश में जितनी भी खेलकूद संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ लें। क्या पढ़ना है फिर से बताओ, यहां से पढ़ेंगे हम हेड ऑफिस मैक्सिमम। चलो देखो फिर, सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर नाम दिख रहा है जिस संस्था या क्लब का नाम है पारसी क्रिकेट क्लब, है ना। देखो पारसी क्रिकेट क्लब हो या मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन हो या फिर मैं बात करूं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये तीनों के हेड ऑफिस आपको कहां देखने को मिलेंगे, इंदौर में। कहां पर, इंदौर। पारसी क्रिकेट क्लब जो शुरुआत में बना, फिर मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की बात की, फिर हमने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात की, तो इन सभी के हेड ऑफिस आपको कहां पर मिलेंगे, तो इंदौर में देखने को मिलेंगे। जबकि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जो मैंने अभी चर्चा ही किया था, इसका हेड ऑफिस आपको जबलपुर देखने को मिलेगा। मतलब इनका जनरली आपको क्या याद रखना है, इनके मुख्यालय ही याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये सिलेक्टेड डेटा है और ये सिलेक्टेड डेटा से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर, ठीक है। क्रिकेट की बात करें मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट की बात करें, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, तो सभी का आंसर हो गया इंदौर में, ठीक है। ईयर मैंने पहले ही मेंशन यहां पर करवा दिए और आपको डेटा समझा भी दिया है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला दोस्तों डेटा यहां पर आ रहा है, वो आ रहा है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का। देखो टेबल टेनिस की बात की हमने, या हमने यहां पर बैडमिंटन की बात की, तो दोनों के जो हेड ऑफिस है ये कहां पर देखने को मिले, तो दोनों के जो हेड ऑफिस है वो हमें जबलपुर देखने को मिले, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद जो कि 2011 में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण या मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नाम से जाना गया, और उसका जो हेड ऑफिस है वो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखना, फटाफट नोट डाउन करो, सभी लोग नोट डाउन करो, ये फैक्ट याद रखना, हेड ऑफिस वाले डेटा ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब बना, 1960 में। टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 1957 में।
लिख लिया सभी ने? अरे लिखा कि नहीं लिखा? एनर्जी खत्म हो गई? एनर्जी डाउन हो गई? कैसे डाउन हो गई? अभी तो बहुत पढ़ना है, मैराथन क्लास में पढ़ना है 5 घंटे। चलो अगला डेटा। अगला दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण डेटा है, और ये डेटा याद रखना। ये देखो भोपाल वाले पहले याद रखो, भोपाल भोपाल सारे भोपाल। देखो भोपाल में सबसे पहले मैं सेलिंग स्कूल की बात करूंगा, तो सेलिंग स्कूल आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, बिशनखेड़ी नाम याद है ना, भोपाल। तो मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल। मध्य प्रदेश घुड़सवारी है ना, यानी मैं घुड़सवारी की बात करूंगा तो ये भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी की बात करेंगे तो ये एकेडमी भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग की बात करेंगे तो ये भी भोपाल में देखने को मिलेगा भैया। ठीक है, चलिए। जबकि महिला हॉकी जो एकेडमी का नाम यहां पर आएगा, देखो कुछ डेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां मैंने आपको जो बताया है वो डेटा आपको बताया था बैडमिंटन वाला जबलपुर, इसके बाद में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन हमने बताया आपको जबलपुर। ठीक है, महिला हॉकी की बात करेंगे तो महिला जो हॉकी एकेडमी है ये आपको दोस्तों कहां मिलेगी? ग्वालियर में। जबकि बाकी जो नाम है वो आपको यहां पर भोपाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां मिलते हैं? भोपाल में। क्लियर? तो भोपाल वाला डेटा एडिशनल अलग से लिख लेना, बाकी जो ग्वालियर है जबलपुर है वो नाम आप वहां पर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला नाम दोस्तों यहां पर आ रहा है मार्शल आर्ट से, और मार्शल आर्ट में भी जो नाम है एकेडमी का वो आपको भोपाल में देखने को यहां पर मिलेगा, जो कि 2007 में यहां पर बनी थी। कब बनी थी? 2007 में। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की हम बात करें दोस्तों तो यहां पर नाम आ रहा है मध्य प्रदेश तैराकी का, अर्थात मध्य प्रदेश स्विमिंग का नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहां पर है? तो ये आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश तैराकी जो एकेडमी है, आप आराम से नोट करो, मैं आपको फिर से टाइम दे दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इस पॉइंट को यहां पर कवर कर सकते हैं। हाँ कुमकुम क्या बोल रहे हैं आप? अरे फास्ट कहां चल रहे हैं, इतने आराम से डेटा आपको टाइम दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आप प्रॉपर टाइम पे लिख पाओ। चलो कोई डेटा रह गया हो तो मैं वापस से उसको रिवाइज करा दूं, एक बार मुझे बता देना। लिख लिया? हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं। यदि आपको प्रीवियस कोई स्लाइड रह गई हो तो भी बता देना, मैं उस पिछले स्लाइड में ले लूंगा। ठीक है, फटाफट लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। आप बढ़े कि नहीं बढ़े? लिख लिया? ओके, चलिए अगला फैक्ट कंप्लीट करिएगा। देखो
इसमें आपको एक पॉइंट ज्यादातर इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो है मध्य प्रदेश मलखंभ एकेडमी। मतलब यदि मैं मलखंभ की बात करूं तो मलखंभ जो एकेडमी है मध्य प्रदेश में वो कहां पर है, तो वो उज्जैन में देखने को मिलेगी। जबकि हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग में दोस्तों नाम किसका आता है, तो जबलपुर का नाम मिलेगा। मतलब जिम्नास्टिक की बात करें या हम बात करें मलखंभ की, तो जिम्नास्टिक और मलखंभ में जो नाम है वो आपका उज्जैन में देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करना है इसको। चलिए आगे बढ़े। पर कुछ ज्यादा हो गया। सेलिंग का मतलब होता है जो नौकायन होता है ना, नौकायन जो बोट होती है ना, वो उसकी एकेडमी। सर 10 पेज हो गए हैं, कैसे कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। चलिए तो लास्ट स्लाइड आज की ले लेते हैं हम। ये लास्ट स्लाइड है, जरा फटाफट देख लो। ठीक है, लास्ट स्लाइड क्या है, इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ और नाम है जो मैं कवर कर रहा हूं, जिसको हमने कुछ पहले भी यहां पर पढ़ लिया है। तो दोस्तों एक तो बैडमिंटन का मैंने देखो नाम बताया, तो बैडमिंटन जो एकेडमी ये कहां पर है, ग्वालियर में। जबलपुर का नाम आएगा, और जबलपुर का नाम तीरंदाजी अर्थात आर्चेरी में आएगा। और यहां पर साइकिलिंग के अंतर्गत भी जबलपुर का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जनरली आपको करना क्या है कि एग्जाम की दृष्टिकोण से यहां पर फैक्ट जरूर बता रहा हूं, लेकिन आपको इसे सॉल्ट नोट्स में बनाना है। मतलब आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते। तो स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आपको कुछ ऐसा फैक्ट जो बन रहा है ना, कि हमें एक साथ जो हेड ऑफिस जबलपुर है या एक साथ जो हेड ऑफिस भोपाल है, इंदौर है, उनको आप एक एक करके पैरेलल तरीके से लिखते रहना, तो आपको काफी आसानी से डेटा याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों यहां एथलेटिक्स का नाम आता है, और एथलेटिक्स में याद रखिएगा जो नाम है वो भोपाल का देखने को मिलेगा। कहां पर, भोपाल, जबकि शिवपुरी में मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी है। क्या अब ये जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं, बस इतनी कसम खा लो कि सर हम इसको लिखेंगे तो ठीक ही ठीक है, लेकिन लिखने के बाद में हम इनको रिवाइज करेंगे, हम इनको बार बार पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो भले किसी भी स्टूडेंट गलत हो जाए, लेकिन जितने भी PWMP एग्जाम वाला में है वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यदि सॉल्ट में लिखोगे तो आपका 2 पेज में आ जाएगा, और लिखने को फिर आप इसको 50 पेज में भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के डेडिकेशन को सलाम। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से चीजें पढ़ी और चीजें समझी। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने मध्य प्रदेश, भारत और अंतरराष्ट्रीय जो खेल संस्थाएं हैं वो हमने यहां पर पढ़ी हैं, उनके बारे में जो भी डेटा इंपॉर्टेंट था वो भी हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत, और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट सेशन तो ठीक ही ठीक है, फिलहाल अभी 1 बजे आपके साथ रूबरू होऊंगा यूट्यूब MP एग्जाम वाला में, जिसमें हम 6 महीने करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। तो आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस।